अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, जो हमारा टॉपिक है वो है 7E। हुकूमत ने प्रॉपर्टी सेक्टर से 7E वसूल करने के लिए नया कानून पास किया ताकि जो डेड मनी है उसको बिजनेस में लाया जा सके। जो लोग प्लाट खरीद कर रख लेते थे और मुनाफा कमाते थे उस पर कोई टैक्स नहीं देते थे, उनसे टैक्स वसूली करने के लिए 7E लगाया गया, जिसके खिलाफ टैक्स बार भी सरापा एहतजाज बनी, प्रॉपर्टी सेक्टर भी बना। प्रॉपर्टी सेक्टर जिसको इमरान खान की हुकूमत में इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, जिसपे अरूज आ रहा था, जब ये टैक्सेशन हुई 236C 236H जो लगा, उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर क्या सूरत हुई। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर से जो रेवेन्यू हुकूमत इकट्ठा कर रही थी वो पहले से ज्यादा इकट्ठा किया जा रहा है, या पहले से ज्यादा अब जो रजिस्ट्रेशन है या प्रॉपर्टी की ट्रांसफर सेल परचेज है वो रुक गई है? इस पर आज गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है चौधरी खालिद महमूद साहब, आप चेयरमैन है DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद है फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, मेंबर ICAP है, FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद है आशिक अली राना साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। चौधरी खालिद साहब, सबसे पहले सर आपकी तरफ, प्रॉपर्टी सेक्टर जिसको आप देखते हैं, आपका बिजनेस है, मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल अगर आप देखें तो लोगों के दफ्तर बंद हो गए हैं। अब तो पिछले 2 साल से रियल स्टेट का जितना बुरा हाल हुआ है, बल्कि अब तो मैं समझता हूँ कि DHA जैसे अदारे में यहाँ पे बड़े रिच हमारे प्रॉपर्टी रियल स्टेट एजेंट हैं जिनके पास बड़ी सेविंग थी, अब वो मजबूर हो गए हैं कि एक ऑफिस में 4 मिलके चीफ एग्जीक्यूटिव बैठ के काम कर रहे हैं, जो कभी एक दफ्तर के अंदर 50 लड़के काम करते थे। जी मुलाजमी तो ये इतना बुरा हाल है सर हमारा रियल स्टेट तो सेक्टर सबको पता है, पिट गया सब। अब वो जिसके पास कोई सेविंग थी वो खा पी चुका है। इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया जिस सेक्टर को, आज वो जब्बो हाली का शिकार है। और यहाँ तक जिस आप कह रहे हैं 50 जिसके पास मुलाजमीन थे, आज वो खुद बैठ के काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहा है, बल्कि एक ऑफिस के अंदर, क्योंकि एक ऑफिस अकेला नहीं चला सकता, वो 4 5 मिलके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, और वो ये हालात है। और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी बात है कि ये अगर सेक्टर नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, हुकूमत का पहिया कहीं भी नहीं चल सकता। 70-80 इंडस्ट्रीज के साथ मुंसलिक है जो कारोबार इससे चलता है। बिल्कुल से। तो इसके बावजूद 7E टैक्स लगाया गया खालिद साहब, उसके बाद जो प्रॉपर्टी सेक्टर का सेक्टर उसके बाद बैठा है, या दूसरे को आप समझते को और टैक्सेशन है? अगर आप रियल स्टेट सेक्टर की हिस्ट्री को ले तो 2016 से इसके ऊपर बुरा हाल है। FBR के टैक्सेस लगे थे सर, 2016 से इन्होंने गला बंद किया। वो करते कराते इंडस्ट्री का दर्जा देने की क्या जरूरत थी, बल्कि मैं तो समझता हूँ इसको इतनी डबल टैक्सेशन कर दी गई है। अब जो 7E की बात आप कर रहे थे, ये तो डबल टैक्सेशन है, ये तो जस्ट लाइक कैपिटल गेन टैक्स है, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स दे के पहले प्रॉपर्टी परचेज कर चुके हैं और उसके ऊपर फिर आप टैक्स मांग रहे हैं। अब किसी ने घर बनाना है, वो प्लॉट ले लिया है, वो अगर 2 साल घर नहीं बना सका, बल्कि तो अब तो लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है। जो गाड़ी पे था वो साइकिल पे आ गया बेचारा, और जो 1 कनाल का बजट लेके आया था वो आज मेरे ख्याल में 5 मरले का घर नहीं बना सकता। तो अब उस प्लॉट के ऊपर भी वो कहते हैं हमारा सालाना टैक्स जो सब, लेकिन वो एक प्लाट के ऊपर तो नहीं था, जिनके 10-10 प्लाट 15-15 20-20 प्लाट जिन्होंने लोगों ने खरीद कर रखे हुए थे और डेड मनी की हुई थी, उनके लिए तो ये वो बाले जान बना ना, दूसरों के लिए तो नहीं जिनका एक प्लाट था। देख सर, आप प्लॉट तो कोई प्रॉफिट नहीं देता ना, जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर तमाम अपने चार्जेस वसूल कर लिए, तो अगर उसके पास प्लॉट पड़े हैं तो ऑलरेडी वो नेट में गया है, उसने तमाम टैक्सेशन जो गवर्नमेंट लगाई वो पे करके उसके अंदर उसने प्लॉट रखे ना। कोई भी कारोबार चलता ही ट्रेडिंग के ऊपर है, तो जब आप ट्रेडिंग रोक देंगे तो फिर क्या काम चलेगा? तो बिल्कुल रुक जाएगा। वो तो चलो जिंदों से तो पहले तमाम टैक्स वसूल किए जा रहे थे, प्रॉपर्टी सेक्टर से तमाम टैक्सेस वसूल किए जा रहे थे। अब मुर्दों से जब टैक्स लेना फैसला किया तो उन्होंने उसके बाद काम खराब हुआ। तो वही बात आप सर कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि जो आप किसी की इनहेरिट प्रॉपर्टी है या किसी के पास प्लॉट्स पड़े हैं या उनके फैमिली में से मिले हैं, वो सबको सब उन्होंने इकट्ठा कर दिया। और फिर दूसरी बात सर ये है कि इसकी जो टैक्स लेने का तरीकेकार भी बहुत गलत है। यानी आपको एक कमिश्नर के बगैर आपको ना तो एग्जेम्पशन मिल सकती है, उसका तरीकेकार इतना मुश्किल बना दिया गया, उसका पोर्टल इतना मुश्किल कर दिया गया ताकि आम बंदा उसको जल्दी फॉलो नहीं कर सकता। तो किस्सा मुख्तर क्या है कि वो एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो बंदा कहता है कि चलिए अब एग्जेम्पशन लेने की बजाय हम फौरी ट्रांसफर प्लॉट कराना है तो इसको टैक्स पे कर देते हैं। अच्छा, वैसे DHA के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, वो चीजों को जानते हैं, क्योंकि DHA इस पे खास तवज्जो रखता है, लेकिन जो आपसे हटके हैं उनका फिर क्या हाल होगा? देखें, DHA जो सोसाइटी है ना, पूरा लाहौर है, पूरा पंजाब है, अब पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं हमारे से अलहदा जितने भी रियल एस्टेट के ऑफिसर्स हैं, वो तो सारे बेचारे बंद हो गए, जिनके दफ्तर बिल्कुल फ्लॉप हो गए, और थाउजेंड के हिसाब से फैमिलीज बेरोजगार हुई हैं, और उससे आगे जो बच्चे उनके घरों में जो चूल्हा था वो सब बंद हो गया सर। इसमें हालात इतने बुरे हो गए कि बेरोजगारी बढ़ गई है। नहीं खालिद साहब, ये सिर्फ टैक्सेशन की वजह से या जो शरायत रखी गई उसकी वजह से है? भाई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर या सेल करनी है, परचेज करनी है, जो शरायत रखी गई है उसकी। देखिए, एक प्लाट की कीमत फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए है, उसके ऊपर 25 लाख टैक्स तो नहीं बनता ना। तो 20 से 25 लाख अगर उसका आप टैक्स लीजिए, फाइलर की बात कर रहा हूँ मैं, सेलर और बायर का अगर टैक्स मिला दिया जाए, उसका गेन टैक्स, वो उसका एडवांस टैक्स, सारी चीजें मिला के 7E मिला के अगर 20-25 लाख उसके ऊपर खर्चा आएगा, तो वो
वो क्या ट्रेडिंग करेगा उसके ऊपर, क्या उसके ऊपर। फैसले इकबाल खान साहब 7E जो सेक्शन हुकूमत ने इम्पोज किया, पहले सबसे पहले इसकी जो मौजूदा करंट सूरत हाल है वो क्या है, जो हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फैसले हैं, जजमेंट है, वो क्या है? यूबी साहब, आपके इस प्रोग्राम से मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि मैं आपको चारों के चारों हाई कोर्ट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इन सब की साइटेशंस भी बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो जो फैसले किए हैं, अगर किसी बंदे ने ये जाके फैसला देखना हो खुद से तो वो कैसे दे सकता है। सिंध हाई कोर्ट की साइटेशन है 2023 127 टैक्स 247, पेशावर हाई कोर्ट की है 2024 129 टैक्स 428, इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट की है 2024 130 टैक्स 102। लाहौर हाई कोर्ट में इसमें दो फैसले आ चुके हैं। एक पहले सिंगल बेंच था जो इसको शाहिद जमील खान साहब हेड कर रहे थे, उन्होंने रिट पिटीशन थी 52559 ऑफ 2022, उसका फैसला किया था 6/4/2023 को। और इसी तरह डीबी जो डिवीजन बेंच है उसमें ICA 35908 थी, वो भी 2023 में हुई थी। अब जो सबसे ज्यादा चीज मुझे कानूनी तौर पे इसमें अजीबोगरीब लगी वो ये है, 3 हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इनिशियली 7E को अल्ट्रा वायरस ऑफ द एक्ट डिक्लेयर किया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद जमील खान साहब थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज थे और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के जज थे। और खाली इनिशियली सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो 7E लगाए। इसमें दो एंट्रियां डिस्कस की गई हैं, एंट्री नंबर 50 और एंट्री नंबर 47 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेशन। ठीक है जी। अब जब शाहिद जमील खान साहब ने इसे किया था तो उन्होंने कहा था कि एंट्री नंबर 47 ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ये फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर ही नहीं करती कि वो 7E लगा सके, ठीक है, क्योंकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। और द अदर एंड उन्होंने ये कहा था कि अगर ये लगाना भी था तो इन्होंने कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाना था, जो एंट्री नंबर 50 ऑफ द लेजिस्लेशन उसको सपोर्ट करती है। इसी तरह उन्होंने एक जजमेंट ये दी थी कि जो लोगों को आपने एक्सक्लूड किया है, जैसे आर्म्ड ऑफिसर्स हैं और इसी तरह कोई फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो उन्होंने कहा था ये डिस्क्रिमिनेटरी है, लेना है तो सबसे लें, नहीं लेना तो आप एक पर्टिकुलर कास्ट को एग्जम्प्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द एक्ट है। अब शाहिद जमील खान साहब के इस व्यू को एज इट इज बलूचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट दोनों ने इंडोर्स कर दिया। अगर मैं इन जजमेंट्स को पढ़ूं तो एक ही चीज डिस्कस हुई है तीनों में, इन तीनों में एक ही चीज डिस्कस हुई है कि जी ये इनके पास फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। सवाए सिंध हाई कोर्ट की जो एक कैजुअल सी जजमेंट आई, इसमें मैंने देखा है या उन्हें प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया गया, उन्होंने एंट्री नंबर 50 को बीच में रख के ना इसे अपहोल्ड कर दिया, जबकि एंट्री नंबर 50 जो बाकी तीनों कोर्ट्स ने उसकी इंटरप्रिटेशन की वो डिफरेंट थी। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि एक ही लेवल के जजेस जो है वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। इसके बाद जब पंजाब में ये जजमेंट आई तो FBR ने एक सर्कुलर कर दिया कि पंजाब की हद तक ये एग्जाम्प्ट है और बाकी सूबों में लगेगा। फिर यहाँ पे चले गए ये ICA में डिपार्टमेंट, वहां पे अगेन जो दो जजेस थे ऑनरेबल, उन्होंने शाहिद जमील खान साहब की जजमेंट को गलत करार देते हुए सेटिसाइड कर दिया और 7E को अपहोल्ड कर दिया। पोजीशन ये है कि ये सारी की सारी अपीलें पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसकी 2 हियरिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें अब उन्होंने ये डिस्कशन किया है कि ये 5 जजेस इसका फैसला करेंगे आईनी बेंच में। और अभी आईनी बेंच जो है आपको पता है वो मिलिट्री ट्रायल के जो केसेस को सुन रहे हैं, तो अभी तक 7E की वहां पे बारी नहीं आई। अच्छा फैसल साहब, इस पे FBR ने जितने आज तक जितने सर्कुलर जारी किए वो उनमें कोई बेहतर क्या है? 2 सर्कुलर्स FBR ने जारी किए, वो भी मैं आपको नंबर बता देता हूँ इस पे जो आए हैं आज तक। एक आया सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2023-24 और एक है सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2023-24। सर्कुलर नंबर 1 में उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन दी थी कि ये आपने 7E का फॉर्म भरना कैसे है, इसकी एग्जाम्पशन कमिश्नर से कैसे लेनी है और इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये एग्जाम है। जैसे 7E के अंदर लिखा हुआ है कि वो एसेट जो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं वो एग्जम्प्ट है, एक
ایک سیلف اونڈ آکوپائڈ ایسٹ ایگزمپٹ ہے, اور اسی طرح شہید ان کی جو الاٹمنٹس ہیں وہ ایگزمپٹ ہیں. یہی چیزیں انہوں نے سرکولر میں دی تھیں. جو بعد ازاں سرکولر آیا وہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی انٹرپریٹیشن کے بعد. انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ نے کیونکہ اسے ڈکلیئر کر دیا الٹرا وائرس ہے تو پنجاب کی حد تک یہ نہیں لگے گا. لیکن اب پوزیشن فرق ہو گئی ہے کہ جب سے پنجاب میں بھی جو آئی سی اے لگی تھی اس میں ڈویژن بینچ نے 7E کو اپ ہولڈ کر دیا, تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرکولر ختم ہو. ان سرکولر کی روشنی میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی وہ کیا ہے؟ سرکولر ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے لا کی. جب یہ سرکولر بھیجا جاتا ہے تو یہ ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے 7E کے فارم کا فارمیٹ, اس کی ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ترتیب, یہ ساری چیزیں انہوں نے سرکولر میں ڈالی تھی اور کون کون سے لوگ ایگزمپٹ ہوں گے. اب جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے پورے پاکستان میں ڈپارٹمنٹ 7E کے نوٹسز بھجوانا شروع ہو گیا ہے 23 کے بھی, کیونکہ اب جتنے لوگ جن کی لاسٹ ایئر میں نے ریٹرنیں بھری تھی کہ 7E نہیں لگتا پنجاب کی حد تک, ان کو بھی 176 کے نوٹسز آ رہے ہیں کہ آپ اپنی ڈیٹیلیں دیں کہ آپ کے پاس کون کون سی پراپرٹی ہیں اور ورکنگ کر کے دیں کہ اس پہ کتنا ٹیکس بنتا ہے. جس طرح موجودہ صورتحال آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں آئینی بینچ اس کا فیصلہ کرے گا, لیکن اس سے پہلے جو پنجاب کو ایگزمپٹ تھا دوسرے صوبے میں لگا ہوا تھا, سپریم کورٹ اس کو کہہ دیتا ہے 7E اوکے ہے, اس کو لگنا چاہیے, تو پھر پنجاب کے جنہوں نے 2 سال یا 3 سال فائدہ اٹھایا ان کو پھر شروع سے سٹارٹ کیا جائے گا, شروع سے دینا پڑے گا. اور میرے کنسیڈرڈ اوپینین میں اس انٹروننگ پیریڈ کا آفٹر ججمنٹ ایڈیشنل ٹیکس بھی دینا پڑے گا. اچھا 7E کہاں نہیں لگتا ویسے؟ 7E کے 3-4 جگہ ہیں جہاں پہ 7E نہیں لگتا. براڈلی کلاسیفائنگ میں صرف بزنس کمیونٹی کو کور کروں گا. شہید ہو گئے یا سرکاری افسر ہو گئے انہیں کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ تو کنسیڈرڈ چیز ہے کہ پاکستان میں یہ 2 چیزیں مقدس گائے ہیں, ان کو کبھی بھی ٹیکس نہیں لگ سکتا, نہ بیوروکریٹ نہ ملٹری آفیشلز. ان دونوں کو چھوڑ کے جو جنرل پبلک کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس ایک سیلف آکوپائڈ ہاؤس ہے, ہر وہ پریمیسز جس کا آپ کو رینٹ آ رہا ہے, ہر وہ پریمیسز جس میں فرسٹ ایئر آف ایکوزیشن ہے, جس میں آپ نے 236 کا ٹیکس پے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ ایسٹ جو آپ بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں, یہ 4 چیزیں براڈلی کلاسیفائنگ ایگزمپٹ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی ٹوٹل ایسٹس کی فیئر مارکیٹ ویلیو 2,50,00,000 سے زیادہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو 7E نہیں لگے گا. اچھا 7E کا جو کلیکشن کا طریقہ کار ہے فیصلہ صاحب وہ کیا ہے؟ اگر ایک ٹیکس پیئر نے اپنی ریٹرن میں 7E جمع نہیں کروایا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پنجاب کی حد تک میں بات کروں گا کہ پنجاب کی حد تک اب یہ ہے کہ کیونکہ 2023 کی ریٹرنوں میں ہم نے 7E کے فارمز نہیں بھرے تھے, ابھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہے ہیں, 176 سے نوٹسز بھیج رہے ہیں, آپ سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد یا پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ اپنی ریٹرن ریوائز کر لو, یا آپ کو نوٹس بھیجیں گے کہ 7E کا فارم جمع کراؤ اور ساتھ اس کے ٹیکس بھی جمع کراؤ. لیکن میرے اپنے کنسیڈرڈ ویو میں جب تک سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں آتی ان کو موو نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ قانون یہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کا سٹے نہیں دیا تو یہ ہم سے ریکوری کر سکتے. اس کا مطلب ہائی کورٹ سے سٹے اب جو نہیں ہے, آپ سمجھے سب پنجاب میں نہیں ہے, سپریم کورٹ سے بھی نہیں ملا, پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. میں دوبارہ فیصلہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اشرف علی رانا صاحب, ابھی خالد صاحب کہہ رہے تھے انڈسٹری کا درجہ دیا, لیکن وہ جس طرح ضب و حالی کا شکار ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکسیشن یا ریونیو گروتھ یا ٹیکس بیس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں, جو مردوں سے ہم اکھاڑ کر ٹیکس لینا چاہتے ہیں, یہ حکومتی معاشی پالیسی ہیں جو یا ٹیکسیشن ہے ایسی ہونی چاہیے؟ دوسرا یہ آپ ٹیکس بار بھی 7E کے خلاف سراپا احتجاج رہی ہے, پاکستان ٹیکس بار بھی اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہی ہے, اب کیا صورتحال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے فارنر جو انویسٹمنٹ آتی تھی ریئل اسٹیٹ کے اندر اس میں کافی حد تک کمی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا اس کے ساتھ 70 انڈسٹریز منسلک ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں لوگوں کا جو انٹرسٹ وہ کم ہو گیا اس چیزوں کے اندر. ان حالات کے اندر جیسے ایک پیچھے کنسٹرکشن کی اسکیم آئی تھی پچھلی گورنمنٹ نے دی تھی, میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت کو چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی تھوڑا سا توجہ کریں. اس میں انہوں نے بجائے توجہ دینے کے ان کے جو فائلر نان فائلر کے ریٹ ٹرانسفر ڈیٹ ہوتی تھی یا رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ تو ختم ہوتی جا رہی ہیں, ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, جو ریونیو ایک دن میں 1 کروڑ آتا تھا وہ 20 لاکھ بھی نہیں رہا. ریئل اسٹیٹ کے جو جتنے بھی ہمارے ایڈوائزرز ہیں لوگ تھے سارے دفتر بند پڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ اتنے لوگ امپلائی کام کرتے تھے ان سب کا چولہا بند ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن بھی رک گئی ہے. تو حکومت کو ایسی پالیسیز لے کے آنی چاہیے جس سے عوام کے اندر جو ہے وہ ایک انڈسٹری چلے اور لوکل مینوفیکچرنگ ہو, اور لوکل انڈسٹری کام کرے گی تو ہمارے جو ان امپلائمنٹ ہے وہ ختم ہوگی. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے ایک CVT بھی لگا دیا ریسنٹلی, اور ہمارے FBI کے جو پریسکرائبڈ ریٹ تھے وہ ایک دن اسٹے نہیں کرتے, یعنی کہ پالیسیز کے اندر
कंसिस्टेंसी नहीं है, हर साल बाद उसके जो FBR वैल्यू रेट में बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रियल एस्टेट के जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उनको एक चाय फोटो सेशन के बाद उनकी मुतालबात नहीं माने जाते। वो कानून को बेसिकली जानते नहीं है ना, वो जुबानी कलामी बात होती है, वो दिलासा दिया जाता है उनको, वो खुशी हो जाते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जो रिटर्न आर्गूमेंट होते हैं वो तो और होते हैं। देखिए जी, वो होता है कि हर इलाके की, हर जगह की एसोसिएशन की अपनी ही डिमांड्स हैं, कुछ हुकूमत के हक में है, कुछ इन पॉलिसीज के साथ है, कुछ इन पॉलिसीज के खिलाफ है। जब तक ये सारे एक पेज में नहीं होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक ये चीज अब अपनी मनवा नहीं सकते। आज तक देखें कि हमें प्रपोजल्स भेजते हैं बजट के अंदर, और चैम्बर्स भी भेजती हैं, टैक्स बार्स भी भेजती हैं, एसोसिएशन भी डिफरेंट भेजती हैं, तो मैं नहीं समझता किसी की प्रपोजल एक्सेप्ट हुई है, वो पढ़ते भी गवारा नहीं करते। तो इन सब को इकट्ठे होकर एक पेज पे आना पड़ेगा, यकमुश्त होना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो रहा ये बात जो 7E के है, ये उन लोगों पे टैक्सेस हैं जिनके पास ज़्यादा अननेसेसरी, जिन्होंने कैपिटल वैल्यू देनी है, टैक्स देना है। लेकिन अपने रिटर्न में तो सब ने शो करना है हर चीज, जिनके पास है या नहीं है। रिटर्न को इतना इन्होंने मुश्किल बना दिया है कि इसमें रिटर्न फॉर्म बनाते हुए और एक साथ 7E का NOC लेते हुए, जैसे हालत साहब ने कहा कि NOC लेने के लिए कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, NOC लेना पड़ता है। एक बंदे ने ट्रांसफर करनी है, पहले वो कमिश्नर के पास जाएगा, वो NOC बनाएगा। अब जो फाइनेंस बिल 2024 अप्रूव हुआ है, कि अगर उसमें देखें कि एलिजिबल और इनएलिजिबल का कंसेप्ट भी दे दिया गया, देखिए वो पास तो हो जाना ना जी आगे, और उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर हो जानी है। तो उसमें जो एलिजिबल है वो प्रॉपर्टी लेगा, उसने पहले अपनी एसेट्स एंड जो लायबिलिटीज पहले देने हैं वो प्रूफ देगा। वो एक अलग इशू होगा कि हर बंदा प्रॉपर्टी लेने वाला, देने वाला, ये मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, वो जाके लाइन लग जाएगी FBR के बंदों के अंदर। उन्होंने अपने मुंह बोले प्राइस कोड करनी है, फिर वो अपनी डिक्लेरेशन करवाएगा, वो उसको सर्टिफिकेट जारी होगा, वो जाके ट्रांसफर कराएगा। यानी कि हम इन अननेसेसरी प्रैक्टिकल लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर आसानियां पैदा करें। अच्छा, 236C भी लगा दी, 236H भी लगा दिया, उससे भी प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ। सर देखिए, 236C और 236K जो है वो इन्होंने दो लगाया ही है, और जो नॉन रेजिडेंट को रिलीफ दिया गया वो भी तो देखें, वो रिलीफ से इतना दिया गया कि उन्होंने फाइलर वाला रेट देना है, उनको फाइलर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्स उन्होंने भी देना है। अब 236C या K उन्होंने कहाँ एडजस्टमेंट करनी चाहिए? एक बंदा नॉन फाइलर है, नॉन रेजिडेंट है, उसने अपनी एडजस्टमेंट कहाँ डालनी है? तो आप इस तरह के लोगों को जब करेंगे तो वो, मैं नहीं समझता कि बाहर के लोग इधर आके प्रॉपर्टी खरीदेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वक्त मुल्क को जरूरत है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क के अंदर लेकर आए, रेवेन्यू को, रिजर्व जो हमारे फॉरेन है उसको बढ़ाएं, पॉलिसीज मुस्तकम रखें। ओवरसीज की बात हो रही है खालिद साहब, क्योंकि आप तो सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। ओवरसीज को भी अब जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको भी 7E के नोटिस किए गए थे। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? और दूसरा DNA FBP जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी थी, उसकी क्या सूरत हाल है प्रॉपर्टी सेक्टर की, और जो डीलर है उनकी क्या सूरत हाल है? लेकिन ब्रेक से बाद आज जवाब लूंगा। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी। चौ साहब, सबसे पहले बात सर, ये जैसे बात हुई अभी 7E के ऊपर भी फैसल भाई ने बड़ा डिटेल सारी गुफ्तगू की है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा है जी जी, वो पाकिस्तान में बेचता था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन थी उसकी प्रॉपर्टी सेक्टर में, खास तौर पे। प्रॉपर्टी सेक्टर में आता था वो पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू प्लाट खरीद लिया अपने रिहाइश के लिए, जो पैसा आता था। अब वो पैसा, बल्कि वो तो बड़ी दूर की बात है कि ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा भेजे, बल्कि पाकिस्तान से जो कैपिटल फ्लाई किया आपका, तुर्की, मलेशिया, दुबई, सबसे ज्यादा पैसा आपका गया। तो वो क्यों गया? उसकी एक ही वजह थी कि यहाँ पे टैक्सेशन इतनी हैवी किस्म की है, तो वहां पे आपको 4% दबे में आप प्रॉपर्टी दे के ट्रांसफर कर लेते हैं, कोई वहां पे क्वेश्चन नहीं है, तो लोग वहां धड़ाधड़ पैसे भेज रहे हैं। अगर 2025 में भी हुकूमत ने यही रवैया रखी तो मेरे ख्याल में जो इकॉनमी में थोड़ा बहुत अगर है ना जान, तो वही खत्म हो जाएगी। इस वक्त जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ये बिल्कुल बैठ जाएगा, बल्कि लोग बंद कर देंगे, दफ्तर जैसे बंद हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल अभी जो अगर हुकूमत ने इसके ऊपर ना पॉलिसी बनाई तो बहुत बुरा हाल। अच्छा, वैसे प्राइवेट सेक्टर में ब्यूरोक्रेसी है उसका भी बहुत बड़ा ये बिजनेस बन गया था, और फौज के रिटायरमेंट के बंदे या फौज में वो भी अपने प्लाट्स लेते थे। दूसरा ओवरसीज की कंट्रीब्यूशन तो थी, इनकी भी थी, तो कोई भी आवाज नहीं उठाता। लेकिन जब लोकल ट्रेडिंग आपकी रुक जाए, लोकल आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो आपका बैंकों में चला जाए, आपका बैंकों में इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो, तो कौन है वो जो प्रॉपर्टी में लगाए या कहीं और किसी बिजनेस में लेके जाए? तो सबसे बड़ा मसला तो हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था, लोगों ने बैंकों में पैसा रखना ज्यादा पसंद किया, बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे अगर उनका थोड़ा
बहुत जो रेमिटेंस पाकिस्तान में आई वो भी वहाँ फिक्स डिपॉजिट में गई उनके पास ना। तो दूसरी बात है कि ओवरसीज के लिए इन्होंने कोई खास, हमारा पहले से भी मुतालबा रहा है कि इनको आप एज ए फाइलर कंसिडर करें, इन्होंने किया, लेकिन उसका तरीकेकार भी इतना मुश्किल बना दिया गया। वही बात कि आपने पहले ये होता था कि आप एक पोर्टल में जाएं, उसमें जाके आप फाइलर का टैक्स जनरेट हो जाता था। इन उसमें ओवरसीज का कोई ऐसी पोर्टल नहीं इन्होंने बनाया था, बल्कि जो कोई अदारा था वो कहता है जी आप फाइलर का जनरेट हो जाएगा, आपका वो टैक्स ले आए। उसके बाद जो तमाम डॉक्यूमेंट्स ओवरसीज पाकिस्तानी की गई, वो पाकिस्तान में कितनी देर रहा, उसके वो पासपोर्ट की एंट्री एग्जैक्ट जो भी इन आउट था, तो सारी दे के एक मुतलका अदारा, फॉर एग्जाम्पल DHA था, वो उसको अगर उसमें कोई एग्जम्पशन मिल सकती थी एज ए फाइलर के तौर पे तो उसको कंसिडर कर लेता था। अब इन्होंने पिछले दिनों एक और नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जी वो तो कमिश्नर के अलावा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी टेस्टेशन जरूरी है, तो उसके अलावा कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं ट्रांसफर करेगी प्रॉपर्टी जब तक कि कमिश्नर का सर्टिफिकेट वहां पे नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल में वो ऐसा बना दिया कि जैसे वो लोग बिल्कुल DNFBP का भी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। DNFBP की बात कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो उनके ऊपर है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी जो प्रॉपर्टी वाले डीलर हैं ये भी तो सर्विसेज देते हैं जी, वो जो सर्विसेज प्रोवाइडर है हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट है उसको ये इसके अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ताकि ये था ना कि सबसे पहले ये चूंकि हमारे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, FATA वालों की ये शर्त थी कि जी इनको इस तरह एक मॉनिटर किया जाए ताकि कोई ट्रांजेक्शन कैश में ना हो। उसकी कोई लिमिटेशन थी कि 50 लाख से ऊपर अगर होगा तो उसके ऊपर ये कदगन आएगी, तो वो एक अलग से बात है। खालिद साहब, क्योंकि आपकी उम्र इस लाइन में गुजर गई, आप क्या समझते, वाकई इतनी ब्लैक मनी है इस सेक्टर में जिसको हुकूमत इतनी कदगन लगा रही है? सर ब्लैक मनी अब कैसे कह सकते हैं, कैसे ब्लैक मनी हो सकती है? ब्लैक मनी अगर आप इन्होंने रोकने तो ट्रेडर्स के ऊपर रोके जो कहीं पे कहीं फाल ही नहीं करते, उनके ऊपर टैक्स लगाए। हम कब कहते हैं कि ना लगाए? तो प्रॉपर्टी के अंदर जो बंदा प्लॉट लेता है तो बकायदा एक FBR में रजिस्टर्ड होता है, बकायदा FBR का टैक्स पे करता है, वो उसका स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, वो दारों के तमाम टैक्सेस पे करके प्लॉट रखता है। कितने फीसद लोग होंगे जो इस कारोबार में मुंसलिक है? एक जन प्लॉट ले लिया, कुल 2 लाख या 2 लाख रुपए बचे, आगे सेल कर दिया, फिर खरीद लिया, वो कितने फीसद होंगे लोग ज्यादा से ज्यादा? पहली बात तो ये है कि जो रियल एस्टेट के अगर आप ऑफिस की बात करें तो तकरीबन 8 से 10 हजार ऑफिस हैं जो लाहौर के अंदर फाल करते हैं, 2,500-3 हजार ऑफिस हैं जो DHA के अंदर फाल करते हैं। जब ये बंद होंगे तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, हजारों घरों का तो चूल्हा बंद होगा, चूल्हा बंद हो जाएगा। और फिर मुझे ये बताएं कि सर अगर किसी बंदे ने एक प्लॉट लेना है सारी जिंदगी, उसके घर बनाने का प्रोसीजर ही मुश्किल आपने बना दिया है, तो उसकी सेविंग जब वो बेवा है या उसके और उसको भी तो आपने उसी जुमरे में ले लिया ना। तो यानी पॉलिसीज इतनी टफ कर दी गई है, यानी आसान नहीं है, मुश्किल बना दिया। आशिक साहब कह रहे थे वो टैक्स अमेंडमेंट बिल 2024 अगर आ रहा है उसमें तो प्रूफ भी देना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया है, फिर क्या होगा? देखिए ये तो पहले भी था, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो पता अपने ATN लिस्ट में ना NTN लेता था, अपने वेल्थ स्टेटमेंट भरवाता था, जो उसने भर दिया तो कबूल, काबिल कबूल। अब तो पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। नहीं वो देखें वो ठीक है, हमें उसमें मैं नहीं कहता कि ये टैक्स गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए, जो टैक्स बनता वो लेना चाहिए। अच्छा, हमारा ये कि तरीकेकार इतना मुश्किल बना दिया गया कि आम बंदा वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा कोई फोरम है जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड अवाम तक आपकी जो आवाज पहुंचाता हो, जो आपके जो असल मसाइल है उनको उजागर करके आपके जो मसाइल है उनको हल किस तरह किया जाए? देखिए जी हमारा तो ये मीडिया, आप लोग हैं हमारे लिए, तो जो मतलब हमारी बात को जो पहुंचाते हैं, जो हमारी आवाज है वो मीडिया ही है, मीडिया के थ्रू ही है। दूसरा ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहां से भी हम कोशिश करते हैं कि अपने इश्यूज वहां पे डिस्कस करें, उनके साथ जो हुकूमत तक पहुंचाएं। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ये कुछ पॉलिसी बना रहे हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को जो चलेगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो बड़ी है अल्लाह के घर कि 2025 में नजर है कोई हाउसिंग के ऊपर उन्होंने एक कायमा कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो उसमें भी उम्मीद की किरण है कि ये हमारा जो अगर हाउसिंग सेक्टर चलता तो यकीन रियल एस्टेट का सेक्टर भी साथ चलेगा। 2015 वाला प्रॉपर्टी सेक्टर वैसे अगर बनाना चाहे तो फिर क्या क्या चीजें दूर करनी पड़ेंगी? सर 2015 देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ लम्हा फिक्री है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये बात कही कि ये रियल सेक्टर के ऊपर तो या शायद ये अभी थोड़ा टैक्स इससे मजीद और बढ़ेगा। तो अब जब इसकी तरह की स्टेटमेंट आएगी तो मेरे ख्याल में टैक्स लेना तो दरकिनार, तो लोग खौफजदा होकर तो पैसे बाहर भेज देते प्रॉपर्टी सेक्टर का सबसे ज्यादा पैसा कौन से मुल्क में गया? सबसे ज्यादा पैसा सर आपका दुबई में गया, 2016 में गया। जी बिल्कुल, आज तक हमारा सबसे ज्यादा पैसा दुबई में जा रहा है। कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको खत्म कर दिया जाए तो जो सिंपल टैक्स लगा दिया जाए, दुबई ये 4% है, टोटल टैक्स डाल दिया जाए। हमारे तो यहाँ अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये फेडरल का जो असेसमेंट और है, कमिश्नर की असेसमेंट और है, और जो FBR की असेसमेंट और है, तो अभी तक हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी कि एक ही टैक्स एक ही रेट पे ले दिया जाए। क्या आपने अगर स्टैम्प ड्यूटी देनी है तो उसकी परसेंटेज और रखा गया। सूबों में ये मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ रेट है। आप अगर DC रेट है तो वो पहले उसको समझाना पड़ता है सर DC रेट आपका ये है, इसका FBR रेट ये है। यानी एक ही प्रॉपर्टी के आपके दो वैल्यूएशन है, जो रेट हो रहा है, DC रेट हो रहा है। तो मकसद ये कंफ्यूजन है ना, ये गवर्नमेंट खुद भी नहीं चाहती कि इस तरह के फैसिलिटेट करे ताकि लोगों को आसानियां पैदा हो, तो आप एक फिक्स टैक्स लगाते हैं। इस प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स फ्रॉड हो सकता है, हुकूमत से कर सकता है सेल परचेज करने वाला? नहीं सर, इसमें क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता
तो इसमें देखें जब एक बंदे का मुझे ये बताएं कि सर आपके पास 1 करोड़ रुपया, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, मुझे बताएं कौन सा कारोबार है जहाँ पे आप लगाएंगे करोड़ रुपया? आप बैंक में सूद रखेंगे? कोई जरूरी तो नहीं हर बंदा सूद पे पैसा लेता हो। सही कहा। तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कहाँ करेंगे? आप कहेंगे चले यार 1 करोड़ रुपया मैं एक प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ, चले आपने तमाम टैक्सेस भी दे दिए, तो फिर आपके ऊपर ये कदगन है कि जी आपने उसको बकायदा उसके ऊपर घर नहीं बना सकते, उसके ऊपर इतना ज्यादा आप, यानी आपने अगर 25 लाख रुपया 1 करोड़ के प्लॉट के ऊपर आपने टैक्स भर दिए गवर्नमेंट के, तो क्या 25 लाख कितने सालों में कवर करेगी प्रॉपर्टी? अच्छा, तो आप तो उसको ट्रेडिंग सोच भी नहीं सकते। सूबा तो पहले प्रॉपर्टी के तमाम टैक्सेस वसूल कर रहा था, अब वो वफाक भी 7E वसूल करेगा। आप समझते हैं 7E को खत्म होना चाहिए? सर देखें, जैसे अभी फैसल भाई ने बड़ी डिटेल से बात की है कि तमाम जजेस ने जो इसके ऊपर जजमेंट दी है वो कि- मुख्तलिफ है कि वो मुख्तलिफ है, यानी कि एक मतलब हाई कोर्ट के 3 सूबों के जज एक जगह पे मुतफिक नहीं है, तो इट्स मीन कि यानी वो खुद हुकूमत कंफ्यूज है। तो फिर भी उसके बावजूद, जैसे मैं अभी थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जैसे अभी फैसल भाई ने कहा कि भी वो तो रिटर्न में अभी शायद आपको देना पड़े, या उसके 176 के तहत नोटिस आ रहे हैं, लोगों को जब भेजना शुरू कर देंगे, तो बाकी ट्रांसफर के टाइम पे तो वो सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, वो तो उसके ऊपर तो कोई रिलीफ नहीं, वो तो लोग पे टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन जब प्रॉपर्टी खरीदता है वो तो आपको डबल टैक्स देके जाता है, फरोख्त कर रहा है वो भी आपको डबल टैक्स देके जा रहा है, डबल देके जा रहा है, उसके revenue बगैर आ रहा तो वो है। हाउस इसका मतलब हुकूमत को रेवेन्यू नहीं चाहिए। सर हुकूमत को अब आंखें खुल जानी चाहिए मेरे ख्याल में, जो पिछले 2-3 साल से जो रेवेन्यू उनको गया है, जो शॉर्टफॉल है, अभी भी उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, तो मेरा ख्याल है कि अब हमारी बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये हमारे मुल्क की है कि कोई पॉलिसी ऐसी नहीं होती लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म को। तो मतलब जो भी आता है, जो अफसर आता है, वो अपनी जॉब को देखता है कि मेरे यहाँ पे 1 साल है, वो देखेगा कि 3-6 महीने के लिए जो पॉलिसी बनाएगा, अगला आएगा वो 2-4-6 महीने के यानी हमारी कोई भी ऐसी पॉलिसी खास तौर पे फेवरेटिज्म है वो आप समझते हैं खत्म होनी चाहिए। खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात सर ये है कि इसके अंदर एक आपका जो अदारा है FBI में, इसमें जो आपका सियासी मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलिसी देखिए पूरे दुनिया में आप चले जाएं, कहीं भी जाएं, आपके जो टैक्सेशन है वो एक तसलसल का मतलब एक उसका अमर होता है। तो ये नहीं होता कि आप हर 3 महीने बाद कोई ना कोई नया ऑर्डिनेंस जारी करके लोगों को, अभी देखिए बजट आएगा, बजट में आपको और बताया जाएगा, बजट के बाद FBI के अफसर आएगा वो और होगा। FBI के अफसर पिछले अगले 6 माह तक नहीं आपको बता पाएंगे कि जी कौन सा टैक्स लगा, उसका तरीकेकार कौन सा है। तो इतनी कंफ्यूजन होती है हमारे हर साल होती है, हमने हर दफा हुकूमत को कहा। बजट ही आता था, अब तो बजट के बाद भी आसार रोज नोटिफिकेशन इतने आते हैं, पता नहीं चलता वो क्या गया। सर वही कह रहा हूँ कि यदि कि अब ये अदारे इतने कंफ्यूज है, उनको खुद नहीं पता होता कि ये हमने टैक्स कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो आवाम को कैसे पता चलता है। प्रोफेसर इकबाल खान साहब, आपने खान साहब की काफी बातें सुन ली। आप समझते बाकी हमारी जो टैक्सेशन इतनी भारी है इस सेक्टर पे, जिसको कम करना चाहिए हुकूमत। दूसरा ये नॉन रेजिडेंट पे जो लोग हैं उनको 7E के बहुत से लाखों की तादाद में नोटिस जारी की गई, जिसपे FTO वफाकी टैक्स महोत्सव भी कह रहे थे लगता है सो मोटो मुझे लेना पड़ेगा इन पे। देखें सर, जब हम 7E पढ़ते हैं तो वो शुरू ही यहाँ से होता है कि वो टैक्सेबल है रेजिडेंट टैक्स पेयर, वो नॉन रेजिडेंट पे है ही नहीं, क्लियर है नहीं। फिर नोटिस के फिर वो सारे गैर कानूनी थे। दूसरी चीज जो है हैवी टैक्सेशन कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक इंडिविजुअल की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदे जिसने घर बनाना है ना, अब उसकी इनकम कम से कम 2-3 करोड़ रुपया साल की होगी, फिर ही वो घर बना सकता है, अदरवाइज वो घर नहीं बना सकता। ठीक है, अब उसने उसके ऊपर 30 या 35% पहले इनकम टैक्स दिया, 35% उसने टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद जो बचा वो उससे उसने कुछ वेल्थ में अपनी एडिशन करनी है। जब आप वो प्लॉट लेने गया तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने अपने पैसे लिए, जबकि ये सेटल्ड लॉ है कि लैंड जो है वो प्रोविंशियल टैक्स होएगा, लेकिन इन्होंने एक अमेंडमेंट करके तो उसे भी फेडरल में लाने की कोशिश की। यह बात कर रहा हूँ पुरानी, ये सेटल्ड लॉ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि जो प्रोविंशियल टैक्स है उसका प्रीव्यू होगा ये लैंड वगैरह, फेडरल के अंदर ये आता ही नहीं। जब आपने मेरे से टैक्स ले लिया 29 या 35%, कंपनी के केस में 29 और उधर 35%, अब आपने आगे क्या किया कि मुझे कहा कि जी इसके ऊपर तुमने मुझे 236 का भी टैक्स देना है, अगर इसे बेचने जाओगे तो फिर इसका ग्रॉस का 3% आपने देना है, जो अब 5.5-6% तक चला जाता है। मैं सिर्फ फाइलर की बात कर रहा हूँ, नॉन फाइलर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नॉन फाइलर को तो मैं डिफेंड ही नहीं करूंगा। मैं कहूँगा नॉन फाइलर से तो वो 30% टैक्स लें, आई विल नॉट डिफेंड नॉन फाइलर। अच्छा, अब नेक्स्ट ये टैक्स देने के बाद अब उन्होंने एक नया टैक्स लगा दिया है 2024 के बाद सेल परचेज पे, वो कैपिटल गेन टैक्स है 15%। यानी कि मैंने एक
टैक्स रकम से एक प्लॉट खरीदा, उसको जब दोबारा मैंने गेन पे बेचा तो फिर मैंने उसका 15% कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो यहाँ से मैंने अभी पिछले दिनों वफाकी गवर्नमेंट को लिख के दिया है कि जी इस तरह की टैक्सेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर मैं इस साल की बात करूं, एक आदमी जिसकी 1 करोड़ रुपए की इनकम है, उसने पहले तो देना है 45% टैक्स, उसके बाद उसने टैक्स का 10% सरचार्ज भी देना है, और गलती से अगर वो 5 करोड़ से ऊपर कमा रहा है तो उसने उसका सुपर टैक्स भी देना है। तो ये जाके पड़ता है 65% में। दुनिया का कौन सा ऐसा खिताए अर्ज है जहाँ पे 65% इनकम पे टैक्स देके कोई बंदा सरवाइव कर सकता हो? अभी इन्होंने कहा ना लोग दुबई जा रहे हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में अब काम ही नहीं करना क्योंकि हमने हुकूमत के लिए कमाई नहीं करनी। मैं अभी सुपर टैक्स को एक साइड पे रखता हूँ। 45% 1 करोड़ दे उत्ते मेरे दे टैक्स है, एस 45% दे भी 10% सरचार्ज है, यानी 4.5%, मीनिंग देयर बाय 50% इनकम टैक्स मैंने हुकूमत को देना है अपनी इनकम पे। तो यार फिर मैंने घर कैसे चलाना है? देखें, ये उन मुल्कों में है जहाँ पे एजुकेशन फ्री, जहाँ पे मेडिकल फ्री, जहाँ पे बहुत सारी सहूलियात हुकूमत दे रही है ओल्ड एज पर्सनस को भी। यहाँ पे तो जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं बच्चे भी छोड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है आप उनसे जिंदा रहने का भी हक छीन रहे हैं। ठीक है, एक आदमी ने अगर 50 से 65% हुकूमत को ही दे देना है तो उसने यहाँ पे क्यों रुकना है? ये जब अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त है वफाकी मिनिस्टर है, उनसे मैंने ये बात की, वो हैरान हो रहे थे सुन के, कहते इतना टैक्स है। मीनिंग देयर बाय द पर्सन हु इज़ द लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे MNAs हैं, उनको तो यही नहीं पता कि उन्होंने टैक्स कितना लगा दिया हुआ है। देखें, यहाँ पे ब्लैक मनी को तो छोड़ें एक तरफ, ब्लैक मनी है या नहीं है, ब्लैक मनी एक पैरेलल इकोनॉमी है या नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्स बेस को बढ़ाने की बजाय एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की गर्दन को दबोच रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, अब मुझे बताएं, एक बैलून है, उसको आप प्रेस करते जाएंगे एक वक्त आएगा वो फट जाएगा। ये हमारे टैक्स पेयर का पाकिस्तान में अब हाल है, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का, जिसके पास NTN है, कि उसको दबाई जा रहे हैं कि एक वक्त आना है कि उसने पाकिस्तान से भाग जाना, और जो लोग भाग भी रहे हैं। आप कहते हैं ना लाइनें देखनी है, जाके पासपोर्ट सेंटर्स पे लाइनें देखें, जाके इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छी वकालत इमिग्रेशन की है। क्यों? हर आदमी यहाँ से जाना चाहता है। फिर फिजिबिलिटीज बन रही हैं जी, सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट करें या बांग्लादेश में करें। जिनके पास 2 पैसे हैं वो हमें ये पूछते हैं यार सऊदी अरेबिया, दुबई या बांग्लादेश बेहतर है कि नहीं। ये लम्हा फिक्री है मेरे इक़्तिदार के वानों के लिए। क्यों? कि यार लोग नहीं लेंगे तो फिर आपने किससे टैक्स लेना है? देखे ना, जिसके पास 2 पैसे हैं वो पाकिस्तान में रुकने को तैयार ही नहीं। वो कहता है कि मेरी ये दौलत भी सारी हुकूमत समेट लेगी। ठीक है, तो इसको हमें लम्हा फिक्रिया को हमें कुछ सोचना चाहिए। अच्छा फैसल साहब, आपको जिस तरह आपने पहले कहा ये 7E वफाक का बनता ही नहीं है, क्या उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से? ये 7E अगर वफाक का नहीं बनता तो फिर खत्म हो जाएगा? चाहते हैं कि मेरी वकालत खत्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि मेरी जजमेंट से पहले आपने ओपिनियन दे दी है। नहीं, अंदाजा एक लॉ का स्टूडेंट है, वो बंदा देखता तो है लॉ हमारा क्या कहता है। एवर इज सबजुडिस फ्रॉम बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे एज ए कानून के स्टूडेंट के मेरा ख्याल है कि उस पर अपनी राय देनी नहीं चाहिए। आशिक अली खान साहब, जिस तरह अभी पॉलिसी की बात हुई, आप क्या समझते हैं ये मौजूदा हुकूमत अगर 5 साल करना चाहती है, लोगों को रिलीफ देना चाहती है, जिस तरह दावे किए जा रहे हैं, तो मुमकिन है? आपको लगता है एक सेक्टर बैठता जा रहा है, एक इंडस्ट्री तबाह होती जा रही है, ज़बोहाली का शिकार है, उसको बाहर निकालना है, तो फिर कोई एमनेस्टी देनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, जैसे ख्वाहिशा ने बड़ा डीपली और बड़ा इसको हिस्टोरिकल बताया, इस पर तो ये है कि हुकूमत को इस वक्त अशद ज़रूरत है कि अपने जो पैसे बाहर से तो नहीं आ रहे, लेकिन जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं कम से कम उनको जरूर रोकें, उसको रोकें। कोई ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो बड़ी फ्रेंडली हो। वो जस्ट लाइक एमनेस्टी ही होगी, वो अपने लोकल इंडस्ट्री, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जो है ना वो बात करे। तमाम जो हमारे हुकूमती अदारे हैं उनको, या जो हमारे जो सियासी पार्टीज हैं, वो अपना सियासी इख्तलाफा एक साइड पे करके एक चार्टर ऑफ कौन भी जाकर दस्तखत करें, उस चीज पर सोचें। देखिए, ये मुल्क है तो इनकी सियासत है, इनके ये सारे याशी हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है मे भी वो बोल्ड स्टेप तो ले रहे हैं, जो जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं
انہوں نے FBR کے بارے میں بھی کھل کر بتایا وہ کیا ان کا کردار ہے, وہ اپنے اخراجات بھی کم کر رہے ہیں. کل ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا 85 بلین کی آبادی ہے ترکی کی, وہاں کی جو ایکسپورٹ ہے $365 بلین ہے, اور پاکستان میں $27 بلین تھی, 24 کروڑ عوام کی, 240 بلین کی آبادی کی. تو ہمارا کیا صورتحال ہوگی پھر؟ سر دیکھیں, ہم اپنی جو ایکسپورٹرز تھے ہمارا وہ 1% ٹیکس تھا, ہم نے ان کو 2% لگا دیا. ہم نے ان کو کیا انسینٹیو دیا, ان کے ریفنڈ ابھی تک رکے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم نے اپنے انکریجمنٹ کرنی ہے ایکسپورٹرز کو کہ وہ اپنی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کریں. اب ہماری باہر شرٹ جاتی ہے وہ ہے 100 پاؤنڈ کی, بنگلہ دیش والا وہ 60 پاؤنڈ میں دے دیتا ہے, وہاں پہ وہ بنا کے کم کوسٹ میں دیتا ہے. تو ہماری کیسے پروڈکٹ خریدیں گے وہ؟ اسی طرح ہماری جو ہمارے ویجیٹیبلز ہیں ہم عالمی منڈی پہ کمپیٹ نہیں کرتے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں گیس پرووائڈ نہیں ہو رہی, ہمیں بجلی مہنگی مل رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کی یہاں پہ صورتحال ہے. ہم ان چیزوں پر سوچ نہیں رہے. تو حکومتوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف دیکھیں. دیکھیں ٹیکسز دینے چاہیے عوام کو, کوئی ملک ٹیکسز کے بغیر نہیں چلتا, لیکن اگر آپ 65% آپ انکم کا ٹیکس دیں گے تو لوگ حکومتوں کے لیے کام نہیں کریں گے. لوگوں نے اپنے اخراجات بھی دیکھنے ہیں, اپنے چیزیں بھی. جو اب لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں تو 7E کے لیے کیا پیغام ان کے لیے, اور ٹیکس پیئر کے لیے اب موجودہ کرنٹ میں کیا پیغام؟ پہلے تو میں جواب دوں گا ابھی ترکی والا جو آپ نے سوال کیا. ترکی کرتا ہے ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ. آپ نے ابھی پاکستان نے ترکی سے 6th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر خریدے ہیں, وہ $1-2 بلین کا ہے. آپ کیا بیچتے ہیں؟ شرٹ, دھوتی, شلوار قمیض. آپ کیا بیچتے ہیں؟ کون سی ویلیو ایڈڈ تھنک ہے جو پاکستان میں ہم سیل کریں جو ایکسپورٹ میں جا رہی ہے؟ ہم نے اپنے ایکسپورٹر کو کبھی اس پاسے لانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ایک مہنگی چیز کو ایکسپورٹ کریں. ہم تو وہ چیزیں جو چیپسٹ ریٹس پہ بکتی ہیں ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز 7E کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جب تک سپریم کورٹ کو چاہیے, میرا ذاتی ہمبل ریکویسٹ ہے حکومت سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی, اس ٹیکس کو ختم ہونا چاہیے. خالد صاحب کیا اوپینین آخر میں؟ جتنے ٹیکسز زیادہ کر دیے گئے, جتنی ہیوی ٹیکسیشن ہماری, جتنا وہ کم کریں گے حکومت کا ریونیو بڑھے گا, اور اس سے کئی گنا زیادہ حکومت گین کر پائے گی. اور ٹریڈنگ ہوگی تو پیسہ نچلی سطح تک جائے گا, ہر گھر کا چولہا چلے گا, اور ہماری انڈسٹری جتنی بھی منسلک ہے, ہماری جو کنسٹرکشن سے متعلق ہے, وہ ساری کی ساری جب رن ہوگی تو پیسہ سرکل میں آئے گا. خالد صاحب آپ کو بہت شکریہ, فیصل اقبال خان صاحب آپ کو بہت شکریہ, عاشق علی رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی 7E پر. حکومت اگر جتنا بھی آسانیاں دینا چاہتی ہے, آسانیاں دے کر ہی اس عوام کو بھی, سیکٹر کو بھی, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دوبارہ اپنے عروج پر لا سکتی ہے. کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی ہوں گی, پہیہ معاشرت کا پہیہ چلے گا, بزنس ایکٹیویٹی چلیں گی تو ریونیو آئے گا, اور ریونیو آئے گا تو اس ملک چلے گا. اگر ریونیو نہیں آئے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.